Hello guys, myself Sonu Yadav and you all are welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start the next topic of the previous chapter and basically हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक था वो यहाँ तक पढ़ लिया था डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। हम लोग वहीं से इस पूरे चैप्टर का थोड़ा सा रिकैप करेंगे और फिर फर्दर हम लोग अपने टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग फर्दर मूव करते हैं। तो डिफेक्ट्स क्या थे रदरफोर्ड मॉडल मॉडल एटम के? उन्होंने बताया था कि भैया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, अब जो पॉजिटिव वाला है वो ज्यादा उसका जो मास होता है वो यही सेंटर पे मास लाई करता है, जहाँ पे अपना जो न्यूक्लियस होता है वही सेंटर होता है किसी भी एटम का। बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके चारों तरफ मूव करते हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन में एंटी डायरेक्शन होती है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, बट इन्होंने बताया था रदरफोर्ड मॉडल ने कि भैया देखो जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना चारों तरफ न्यूक्लियस के, तो अगर मूव करने के लिए उसे कुछ एनर्जी चाहिए होगी, वो कुछ एनर्जी लूज करेगा। भैया अगर तुम भी कुछ काम करोगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो खत्म होगी ना भाई। तुम लड़ाई करो या कुछ तुम सब्जेक्ट ही पढ़ो तो तुम्हारी एनर्जी उसमें जाती है, उसमें एनर्जी तुम्हारी लूज होती है। इसलिए तुम थोड़ी देर बाद कहते हो कि भैया थोड़ा सा पानी पी लें या हमारे माइंड में डिप्रेशन हो रही है या हम अनस्टेबल फील कर रहे हैं। उसी के बेसिस पे उनका कुछ ऐसा ही तरीका था और उन्होंने बताया था कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ तो वो एनर्जी कुछ लूज करेगा। और उन्होंने उसी के बेसिस पे फर्दर कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स फिर कहाँ पे सेंटर की तरफ इस वाले न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। इस वाले अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स गिर गए भैया जी फिर क्या होगा तुम्हें पता ही है। उन्होंने बताया था कि फिर इलेक्ट्रॉन्स कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन्स इसमें गिर गए फिर वो मूव नहीं कर सकते हैं तो फिर तुम्हारा जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। बट अगर हम सीरियसली रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एटम्स कभी भी अनस्टेबल नहीं होते हैं, एटम्स हमेशा स्टेबल होते हैं। बट रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग एटम्स उन्होंने बता दिया या स्टेबल नहीं है। तो इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। बट उसके बाद बोर मॉडल आया, बोर मॉडल ने समझाया, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि उन्होंने भी सब सारी चीजें सेम बताई। उन्होंने ये दो पॉइंट नए बताए थे कि जो ऑर्बिट होते हैं वो ऑर्बिट डिफरेंट होते हैं हर एक सेल के लिए। उन्होंने बताया कि जो ऑर्बिट तुम्हारे सेल होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं के एल एम एन। उन्होंने के से शुरू होता है और तुम्हारा फिर एल एम एन, ऐसे सेल इंक्रीज होती रहती हैं। और उन्होंने के को 1 सेल का, फिर एल को 2, ऐसे एम को 3 एंड एन को 4 सेल का। उन्होंने ये सेल्स ऑफ एनर्जी डिजाइन की थी। और उन्होंने एक चीज जो इंटरेस्टिंग बात ये बताई थी कि जो जो इलेक्ट्रॉन्स रदरफोर्ड ने बताए थे मूव करते हैं वो एनर्जी लूज करते हैं, पर उन्होंने बताया था कि भैया ऐसा कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एनर्जी रेडिएट लूज नहीं करते हैं। इसकी वजह से इनके अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता रहता है अपनी अपनी सेल में, तो वो कभी नीचे इसमें न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। और इसलिए इनके अकॉर्डिंग एटम कैसा है, स्टेबल है। तो इनकी ये थ्योरी कामयाब हो जाती है, लेकिन रदरफोर्ड भैया की नहीं होती है। फिर हम लोगों ने फर्दर बताया था कि इनके ये फार्मूला आते हैं, अगर तुम्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सेल में निकालने हो तो क्या करना है, 2n² लगा देना। किसी भी सेल के लिए लगाना हो जैसे फार्मूला है 2n²। ठीक है, के लिए निकालना है, के लिए 1 सेल होती है। ठीक है, तो 1 पुट कर देंगे तो तुम्हारे यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ऐसे एल के लिए पुट कर दो 2 और ऐसे ही फर्दर हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ द एटम्स क्या होते हैं। ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का देखेंगे कितना और किनका कॉम्बिनेशन होता है भैया, क्या कैसा सीरीज होता है। सबसे पहले हाइड्रोजन का देख लो। हाइड्रोजन का तुम्हारा सिंबल एच होता है, एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर 1 होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक ही होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कुछ नहीं होते हैं भैया जी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 1 होते हैं। जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की संख्या बराबर होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे इस हाइड्रोजन वाली सेल के लिए, के एल एम एन के अकॉर्डिंग देखें तो के में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा भैया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके के में कितने तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक ही होगा। तो इसकी वैलेंसी भी एक हो गई। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा। वैलेंसी तुम्हारी डिनोट करती है कि हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा। ऐसे हीलियम का देख लो, लिथियम का देख लो, बेरिलियम का देख लो, बोरॉन, जैसे ये सब ऐसे ही फर्दर ऐसे क्लासिफाइड हैं। जैसे हम तुम्हें एक और बता दे रहे हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन का बता दे रहे थे इनका। ठीक है, बाकी तुम कर लेना अपने अकॉर्डिंग। देखो बोरॉन का देखो, बोरॉन का तुम्हारा सिंबल बी होता है, एटॉमिक नंबर 5 होता है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5।
ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 5, यानी कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन नाइदर बी, ये कभी चेंज ही नहीं हो सकता है, इट कैन नेवर बी चेंज। सो नंबर ऑफ तुम्हारे प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज बी सेम। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 है। अब देखो अगर इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखो के में कितने होते हैं, तो यार 2 होते हैं, मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, 2 एन के स्क्वायर के बराबर। एल की अगर के की वैल्यू तुम 1 पुट करोगे, एल में कितने हो सकते हैं, अगर 2 एन स्क्वायर के बराबर एल की वैल्यू होती है 2, 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, 4 2 जा कितना होता है 8, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 है, तो यानी कि पहले में के वाली सेल में तो इन्होंने 2 पुट कर दिया, लेकिन एल वाली सेल में कितने 3 ही आ सकते हैं, तो इसके लिए बोरॉन का देख लो भैया, 2 2 2 आ गए तुम्हारे के वाली सेल में, एल में वाले में 3, ठीक है, सेल कितनी हुई 3, ये बैलेंसी इनकी 3 हो गई, क्योंकि हमेशा बोरॉन हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसकी बैलेंसी कितनी हो गई 3 हो गई। ऐसे ही कार्बन का नाइट्रोजन का देख लो, कार्बन में तुम्हारे एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का सिंबल सी, ठीक है, ये देख लो यहाँ से मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसमें सेम 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम ही रहेंगे, और नंबर ऑफ यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी सेम है। अब यहाँ पे देखो के में तो 2 आ जाएंगे, उसके बाद कितने बचे 4 ही तो बचे, तो 4 वाले तुम्हारे एल सेल में चले जाएंगे, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4, यानी कि तुम्हारा जो कार्बन होगा वो कितने बॉन्ड बनाएगा भैया 4 बॉन्ड बनाएगा, तभी हम लोग मीथेन वगैरह को लिखते हैं CH4, तो कितने बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है ना, देखो ऐसे जब जब हम लोग CH4 को ऐसे लिखते हैं, CH4 को अगर मीथेन को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो सी ऐसे एक हाइड्रोजन ये बनाएगा, बॉन्ड एक ये बनाएगा और एक ये बनाएगा, तो कार्बन की वैलेंसी हमेशा कितनी हो गई 4। ऐसे ही नाइट्रोजन का देख लो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है, सिंबल के बाद और इसकी जो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का देख लो 8 है ऑटोमिक, ऐसे ही ये सब ऐसे ही फर्दर क्लासिफाइड किए गए हैं, ये सब देख लेना तुम अपने अकॉर्डिंग, मैंने बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं पहले 18 एलिमेंट्स का क्या क्या होगा। देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक एलिमेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, हम लोग पीछे देख के आए, तो तुम्हारा ये देखो इसमें अगर एक ही है तो फिर एक ही जाएगा इसमें, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हीलियम, हीलियम में तुम्हारा हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, हीलियम का, ठीक है, अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 हो गए, ठीक है। ऐसे ही लिथियम, लिथियम में देखो कितना इसका एटॉमिक नंबर कितना 3 है, तो मतलब के सेल में 2 और एल सेल में 1, ठीक है, एल सेल में कितना बन रहेगा, तो देखो के सेल तुम्हारी ये हो गई और एल सेल ये आउटर वाली हो गई, तो ऐसे ये सब ऐसे क्लासिफाइड किए गए हैं, ठीक है। ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर बताए गए हैं जो हमने हमने अभी तो प्रीवियस में बता दी कि न्यूक्लियस होगा, फिर ऐसे उसकी सेल ऐसी मूव करती रहेंगी। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट टॉपिक इसका बैलेंसी, भैया बैलेंसी क्या होती है, बैलेंसी देखते हैं। बैलेंसी इज द कॉम्बिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंसी भाई, यही तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या तुम फायदर जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, जहाँ पे ये केमिकल कंपाउंड बॉन्ड वॉन्ड बनते हैं ना, वो सब इसी के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो बैलेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो बी केयरफुल फॉर दिस टॉपिक एंड इसको सही से पढ़ना, और इसके सारे पॉइंट्स बहुत सही से तुम देखना कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंसी क्या होती है, बैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मतलब ये क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ऑफ एटम की भी और एलिमेंट की भी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन, भैया यही तो इंपॉर्टेंट बात है, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल में ऑफ एन एटम, वही तो इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। जैसे अभी हमने तुम्हें क्या बताया था, जैसे हमने तुम्हें बताया था कार्बन का एग्जांपल ले लो, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, के सेल में कितने गए 2 और एल सेल में कितने हैं 4, तो यानी कि 4 ही तो इसकी बैलेंसी हो गई थी, ये तुम्हें ध्यान है, अभी बताया था, इसकी बैलेंसी कितनी हो गई 4, तो ये वाली आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही होगा भैया, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे मूव फर्दर, वो कहते हैं इफ एन एटम्स आउटरमोस्ट सेल इज कंप्लीटली फिल्ड दे आर इनर्ट और लीस्ट रिएक्टिव एंड देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और बैलेंसी इज जीरो। अगर वो कहते हैं कि कोई भी एक ऐसा एटम ले लिया तुमने, एक ऐसा एटम ले लिया जिसकी आउटरमोस्ट सेल बिल्कुल कंप्लीटली फिल्ड है, तो उसमें जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, ठीक है,
अगर उसमें क्या होगा, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी वो एटम की, वो क्या होती है, या तो उसकी बैलेंस ही होगी या तो बिल्कुल जीरो होगी। ठीक है, बैलेंस ही होगी या तो जीरो होगी। मोस्टली ये होगा अगर एटम की आउटर मोस्ट सेल बिल्कुल फुल है, जैसे के और एल, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 8 है, मैक्सिमम इसमें कितने जा सकते हैं, 8 ही जा सकते हैं। या तुम एग्जाम्पल लेना चाहो हीलियम का ले लो, हीलियम में इसकी दोनों वैकेंसी फिल है, तो इसकी बैलेंस कितनी होगी, जीरो हो गई भैया। हीलियम किसी हिस्से नहीं बनाता है, हीलियम किसी से बॉन्ड नहीं बनाता, तभी तो वो गैस फॉर्मेट में है, तभी तो उसको हीलियम बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि उसकी आउटरमोस्ट सेल कितनी, इसकी भैया पूरी फील्ड है, इस वजह से। ठीक है, आगे चलो, आगे आगे बढ़ो। आगे देखते हैं। ऑफ द इनर्ट एलिमेंट्स, हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost cell and the atoms of the other elements have electrons in their outermost cell. Atoms having 8 electrons in their outermost cell is having octet configuration. देखो भाई बताया भैया, हीलियम का उन्होंने एग्जांपल दे दिया कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं outermost cell में, फिर तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए हीलियम गैस फॉर्मेट में होता है, क्योंकि भैया उसकी बैलेंस पहले से फुल होती है, वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाता अपना। और उन्होंने एक चीज और बताई, अगर किसी भी मतलब कोई एटम है जिसकी मतलब आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम लोग ऑक्टेट कन्फिग्रेशन बोल सकते हैं कि भैया वो स्टेबल है, मतलब उसे कोई जरूरत ही नहीं, उसे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना भैया, कहता है मैं तो बस एकदम बढ़िया आदमी हूँ, मेरा सब काम बढ़िया चल रहा है, किसी भी चीज की कमी नहीं है हमें। ठीक है, अगर कोई एटम जिसकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसे ऑक्टेट भी बोल सकते हैं। एट को हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोग पढ़ोगे, तो वहां पे जो नोमेनक्लेचर का जो नंबर होता है वो ऐसे ही शुरू होता है तुम्हारा, हेक्सा, सेप्ट, और एट को बोलेंगे ऑक्टेट। ठीक है, और 9 को बोलते हैं नोनेट। ठीक है, और 10 को बोलते हैं डेक, डेका बोलते हैं, डेक बोलते हैं, डेक्कैन बोलते हैं। ठीक है, जब तुम एल्केन एल्किन पढ़ोगे तो ये आगे का टॉपिक है, जितना बात ध्यान रख लो। आगे वाला टॉपिक है, आगे वाला पॉइंट है इनका, देखो। इफ एन एटम्स आउटरमोस्ट सेल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड इट इज नॉट स्टेबल, मतलब वो कहते हैं अगर कोई भी एटम की आउटरमोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगी तो वो स्टेबल नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात, अगर पूरी बैलेंस ही फिल होंगी तभी तो वो स्टेबल होगा, तो तब तक वो स्टेबल नहीं होगा जब तक उसकी आउटरमोस्ट सेल फिल नहीं होगी। इट विल ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी बाय लूजिंग गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर एटम्स टू अटेन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्होंने ये इंपॉर्टेंट बात बताई थी बैलेंसी की, ये होती है कि अगर कोई एटम तुम्हारा कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तो वो स्टेबल तो नहीं होगा भैया, ये बात तो तुम्हें पता है। ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि अब वो अपनी स्टेबिलिटी को मतलब जैसे तुम्हें तुम्हारी लाइफ में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, लेकिन फिर भी तुम कोशिश करते हो कि भाई स्टेबल हो जाए, ये वाली चीज ऐसे कर लूं, ये वाली चीज ऐसे कर लें, तो हमारी लाइफ स्टेबल हो जाए, कम प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसे ही एटम करता है कि भैया अगर मैं स्टेबल नहीं हूँ तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा, तो वो क्या करता है अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा, तो वो लूज करता है। अगर गेन करने से उसका काम चल रहा है तो गेन कर लेगा किसी से, और अगर वो शेयरिंग करके बॉन्ड बना सकता है, शेयरिंग करके उसका काम चल सकता है, तो भैया वो शेयर कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और कोशिश करता है कि जो उसकी जो एटम का है जो उसका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, मतलब कि दोनों के पास ऑक्टेट वाले 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। ठीक है, तो वो ये कोशिश करता है हमेशा एक एटम। ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है भैया, स्टार बना दिया मैंने, ये वाला पॉइंट और एक ऊपर वाला पॉइंट। ठीक है, नीचे वाला पॉइंट देख लो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम टू अटेन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। और उन्होंने लास्ट वाले पॉइंट में तो भाई बता दिया भैया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो तुम लो या तो दो या शेयर कर लो किसी से, किसी भी एटम के साथ, भाई उनका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, भाई उसकी वैलेंसी हो जाएगी भैया। ठीक है, उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम एटम्स कैन इजीली लूज वन इलेक्ट्रॉन। उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन लिथियम और सोडियम एटम्स कैन इजीली लूज वन इलेक्ट्रॉन, उसका हम लॉजिक बता दे रहे हैं तुम्हें, थोड़ा सा देखो, देखो। हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन, इधर लिथियम और सोडियम। चलो सोडियम से शुरू करते हैं, जैसे सोडियम का Na है, इसका एटॉमिक सिंबल और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। अब सोडियम में देखना, जैसे KLMN बना लो तुम, ठीक है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहाँ पे देखो 10 हो गए, अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे तो 10 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन सारा एम सेल में जाएगा। लेकिन यहाँ पे तुम अगर किसी चीज से बॉन्ड कराओगे तो क्या करेगा भैया, वो मतलब, लेकिन वो कोशिश क्या करता, बैलेंसी के लिए क्या रूल फॉलो करता कि भैया वो चाहता कि मेरा एट वाला मतलब ऑक्टेट पूरा कंप्लीट हो जाए, तो वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को दे देगा, भैया ले जाओ मेरा इलेक्ट्रॉन, मैं मेरा काम चल जाएगा, मैं एल से काम चला दूंगा, मेरे 2 8 मेरी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा किसी दूसरे एटम को, भैया उसे जरूरत होगी तो। ऐसे लिथियम का देख लो, लिथियम का तुम्हारा Li, इसका 3 होता है। अब देखो इसकी 2 और 1,
के सेल में ये और ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में 2 वाली कंप्लीट है लिथियम, और एल वाली सेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये भी इसको शेयर कर देगा। तो बस यही कहानी है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स को लगता है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन देने से मेरा काम चल जाएगा, तो वो भैया दे देगा। अगर वो कहेगा नहीं, अगर शेयर करने से काम चलता है तो शेयर कर लेगा। तो ये सब चीजें हैं इसमें, ठीक है, आगे कुछ नहीं है। I hope you understand. And next topic is atomic number and mass number. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, बस 2 मिनट और सुन लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, बस चैप्टर खत्म होने वाला है। जस्ट वेट फॉर 5 मिनट। एटॉमिक नंबर को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट जेड से करते हैं, ठीक है। जेड इसका सिंबल है। Atomic number of an element is the number of protons present in the nucleus of an atom of the element। वो बताते हैं एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो प्रेजेंट है किसी भी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे और हाँ, तुमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इजिकल टू, भैया क्या होता है, ध्यान है, कुछ भूल गए, अभी बताया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इजिकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चीजें हमेशा याद रखना, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहेंगे। जैसे ऑल दी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। जो भी एटम्स होंगे एलिमेंट में वो सेम एटॉमिक नंबर के होंगे। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 प्रोटॉन हो गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 प्रोटॉन हो गया। और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन हमेशा उस पे वेरी करेंगे जितना तुम्हारा एटॉमिक नंबर, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात तुम ध्यान रखना। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर को ए से पहली बात तो रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बात ध्यान रख लो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद the mass number the mass number of an element is the sum of the number of protons and the neutrons। वो कहता है मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दी न्यूट्रॉन्स। जैसे सम ऑफ प्रोटॉन्स, देखो नीचे इसमें समझाते हैं मास नंबर क्या होता है। मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये बात ध्यान रखना, ये तुम्हारा मास नंबर, और मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। जैसे मास ऑफ एन एटम इज मेनली द मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन। जैसे कार्बन का देख लो, कार्बन का मास नंबर कितना है, कार्बन का मास नंबर कितना, 12, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो तुम्हारा मास कितना होगा, 12 ठीक है। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। ऐसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का देख लो 27 होता है, 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन। सल्फर का देख लो 16 प्रोटॉन, ये तो मास नंबर। ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे मास नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन का इन्होंने लिखा है, कोई सिंबल दिया है तुम्हें, ये देखो 14 n और 7। तुम्हारा ये वाला जो सबसे नीचे होता है वो तुम्हारा एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। जो तुम्हारा ऊपर होता है वो एटॉमिक मास होता है, ठीक है। और इसको या मास नंबर भी बोल सकते हैं, एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये बात तुम समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं, बस 2 मिनट का और बचा है। आइसोटॉप्स क्या, तुम्हें आइसोटॉप से जल्दी से देख लेते हैं। Isotopes are atoms of the same element having the same atomic number but different mass numbers। जैसे जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट उनके जो मास हो वो डिफरेंट हो, भाई आइसोटॉप्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, याद रखना। दे आर, उनके नाम क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम होता है जिसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन हो और एक उसका मास हो, ठीक है, वो हाइड्रोजन कहलाता है और उसको प्रोटियम बोलते हैं। जो कि जनरली हम लोग पढ़ते हैं, हाइड्रोजन का मतलब एक ही वो होता है एटॉमिक नंबर, और एक उसमें मास नंबर होता है। इसके बाद आता है एक्सेप्शन, ड्यूटोरियम। ड्यूटोरियम में तुम्हारे 2 मास नंबर होगा और ट्राइटियम में 3 होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटोरियम एंड ट्राइटियम। आइसोटॉप्स क्या हो गए, जिसमें एलिमेंट सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। फिर सुन लो, आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। देखो एलिमेंट तो सेम हो गई, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सब में है, देखो एलिमेंट तो सेम है लेकिन उसका सेम एटॉमिक नंबर, तो सेम एलिमेंट भी है, सेम एटॉमिक नंबर भी है, लेकिन उसका जो मास नंबर है ऊपर वाला देखो वेरी कर रहा है, पहले में 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। मतलब आइसोटॉप्स वो एलिमेंट्स हैं जिसमें सेम एलिमेंट होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा, उसका लेकिन मास डिफरेंट होगा। फिर दूसरा एग्जांपल देते हैं कार्बन का। कार्बन के 2 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, C612, C614, ये 2 कार्बन के हैं। और क्लोरीन के भी 2 हैं, Cl1735 और Cl1737। ये आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या होगा, 2 बात इंपॉर्टेंट, सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, बस खत्म। आगे लास्ट टॉपिक आइसोबास। आइसोटॉप्स में क्या था भैया, सेम एटॉमिक नंबर,
सेम एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट और डिफरेंट मास। आइसोबास में देखो क्या होता है, बस थोड़ा सा चेंज है। आइसोबास आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब इसमें जो एलिमेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे और डिफरेंट एटॉमिक नंबर भी होंगे, बट मास सेम होगा। मतलब इसमें क्या, आइसोबास में क्या होगा, मास तो सेम रहेगा और इसमें जो एलिमेंट और हमारे जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल अपोजिट है आइसोटॉप्स का। ठीक है, तो इनमें कुछ पेयर दिए, जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना, 20। आर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट हैव द सेम मास नंबर्स, और इनका दोनों का मास कितना है, 40 40 है, कैल्शियम और आर्गन का। ऐसे ही नानो आयरन और निकल का बताया, आयरन का 58 है एटॉमिक मास और इसका भी एटॉमिक मास। इसमें क्या होता है, तुम्हारा जो मास नंबर है वो सेम रहता है आइसोबास में, लेकिन एलिमेंट जो होता है और तुम्हारा जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन आइसोटॉप्स में ऐसा नहीं होता। आइसोटॉप्स में तुम्हारा जो मास है वो वेरी करता है, लेकिन तुम्हारा एलिमेंट और जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे, और ये टॉपिक आज खत्म हो गया। अगर आप लोगों को इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं ट्राई करूंगा और कि उस चैप्टर के मैं और भी क्वेश्चंस कर पाता हूँ आपके अकॉर्डिंग सी। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड वी विल सी यू अगेन इन अनदर चैप्टर्स। बाय बाय, टेक केयर।